नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा यूनिट है वो सेकंड यूनिट ट्रॉपिकल डिजीज में से है, जो बीएसएन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डिजीज कौन सी होती है तो उसका सेकंड यूनिट है, जिसमें हमने कुछ डिजीज है उनको क्लियर किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ओवरऑल जितनी भी ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में हमने डिस्कस करना है उन सबको यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है जो है ना, हमने ट्रॉपिकल डिजीज पढ़नी है उनके सारे, ये सारी डिजीज है जिनमें हमने कुछ डिजीज पढ़ ली है, जिसमें टेटनस हो गया है, जो वायरल हेमरेजिक फीवर हो गया ये हमने, और रिंगवॉर्म हो गया, उसके अलावा रुबेला हो गया। ये सारी डिजीज हमने अपने इस लेक्चर में, इससे जो पहले लेक्चर थे उनमें क्लियर की है। ठीक है, अब जो रहती है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर हम बात करते हैं स्टार्च, ये सारी डिजीज हो गई, या फिर चिकन पॉक्स हो गया, जोस्टर जो वायरस होता है उसकी वजह से, और उसके अलावा जितनी भी रहती है ना उनको हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जिसमें आता है लेप्रोसी भी आता है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है कि लेप्रोसी क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना एंथ्रेक्स जो डिजीज है, एंथ्रेक्स, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारी यहाँ पे डिजीज रहती है, ठीक है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें अगर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की, वो आ गया, या फिर कोई और डिजीज आ गई, उन जो भी हमारी रहती है जो हमने क्लियर कर ली वो हम नहीं पढ़ेंगे, जो रहती है उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओवरऑल अगर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं ट्रॉपिकल डिजीज का, तो कि ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती है, तो डिजीज स्प्रेड बाय द ड्रॉप इन्फेक्शन। के कौन सी ऐसी डिजीज है जो ड्रॉप इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में। ठीक है, द ड्रॉप इन्फेक्शन रिफर टू द ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, या तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो, चाहे वो स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू। उसके अलावा एक्सप्लेटेड फॉर द इन्फेक्शन पर्सन नोज और माउथ, और उसके अलावा जो स्प्रेड होता है वो नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू एक पर्सन से स्प्रेड होता है दूसरे पर्सन में। उसके अलावा स्नीजिंग, टॉकिंग, ब्रीथिंग, इन सारी चीजों से क्या है कि जो रेस्पिरेशन या हम करते हैं, जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं वो या तो कफिंग या फिर स्नीजिंग या फिर ब्रीथ, टॉक, उनसे क्या है कि फैलती है। क्योंकि क्या है कि ड्रॉपलेट्स होते हैं, हमें तो नहीं दिखाई देते कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं बोलने के थ्रू या फिर स्नीजिंग के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उस पेशेंट के, तो फिर वो क्या करता है, दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर देता है। उसके बाद बात करते हैं वरेस्ला या फिर चिकन पॉक्स की, कि चिकन पॉक्स किस तरीके से ट्रांसफर होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो ओवरऑल हम इसको डिस्कस करते हैं। तो वरेस्ला इज अ हाईली कंटामिनेटेड वायरल डिजीज है। जो चिकन पॉक्स है वो हाईली एक कंटामिनेटेड, क्योंकि अगर हम चिकन पॉक्स को विसरा भी कहते हैं तो इसका दो एक डिफरेंट नेम्स है। ठीक है, विसरा और चिकन पॉक्स। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो है ना, ये एक हाईली कंटामिनेटेड वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल जो होता है वो विस्ट्रा जोस्टर वायरस होता है, जो काज करवाता है, ठीक है, चिकन पॉक्स को। और उसमें करेक्टर क्या होता है कि वो एक सिम्टम्स उस पेशेंट में क्या आते हैं कि मोस्टली उस पेशेंट को ज्यादा फीवर होना, उसके अलावा क्या है इचिंग्स, वेस्क्यूलर स्किन रैशेज होना, पूरी स्किन पे वेस्क्यूलर एक हम कहते हैं ना बबल्स लाइक बन जाते हैं, जिसमें क्या है कि ओवरऑल स्किन पे वहां पे फ्लूइड लाइक शेप में बन जाते हैं, उसके स्पॉट बन जाते हैं। उसके अलावा थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ये एक ट्रांसमिट होता है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या फिर कोई पेशेंट्स चिकन पॉक्स का है उसके साथ कोई और कांटेक्ट कर ले उसकी स्किन से, तो उसके थ्रू भी क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, उसके अलावा काज कौन करवाता है वो मैंने आपको बता दिया। जोस्टर जो वायरस होता है, विसरला जोस्टर वायरस काज करवाता है चिकन पॉक्स को। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द वेसल्स फ्लूइड, जो वेस्कुलर फ्लूइड्स होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करे, या फिर क्या है कि रेस्पिरेशन के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। उसके अलावा क्लिनिकल अगर हम बात करते हैं मेन फीचर की कि कौन कौन से होते हैं इसमें, तो मेनली मैंने आपको बताया कि जो फीवर होना विद इचिंग्स, फ्लूइड फिल, वेस्कुलर रैशेस, फ्लूइड फिल, वेस्कुलर रैशेस होना बॉडी में, और उसके अलावा ओवरऑल जो बॉडी है ना वो क्या है कि पूरी बॉडी में रैशेस होना, स्पॉट बन जाना छोटे छोटे जिनमें फ्लूइड फिल हो। ठीक है, उसके अलावा इचिंग हो, रैशेस हो, ये सारी उसमें आ जाती है। उसके अलावा बात करते हैं साइन और सिम्टम और नर्सिंग डायग्नोस की। तो साइन और सिम्टम्स में मोस्टली क्या होता है कि जो मेजल्स या फिर फीवर, ये मोस्टली साइन और सिम्टम्स होते हैं, जिसमें रैशेस ये सारी चीजें आ जाती
जाती है। और जो स्किन पे क्या होते हैं कि इचिंग होना, वेस्कुलर रैशेज इन द क्रॉप्स, और वहाँ पे वेस्कुलर रैशेज बन जाना, जो फ्लूइड फिल स्पॉट हो जाते हैं। उसके अलावा हेडेक, ये सारे क्या है कि मोस्टली सिम्टम्स और साइन सिम्टम्स होते हैं चिकन पॉक्स के। उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोस में रिस्क फॉर द इन्फेक्शन, जो भी नर्सिंग डायग्नोस में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रिस्क हैं जो इन्फेक्शन काज करवाते हैं। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, के कितनी स्किन की इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड हुई है, उसकी वजह से कितना इफेक्ट हुआ है। हाँ, तो उस तरीके से हम उस पेशेंट को ज्यादा फ्लूइड देते हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि उसको पूरी स्किन में रैशेज, इचिंग्स, फ्लूइड फिल स्पॉट्स हो जाते हैं ना, इस वजह से। उसके अलावा हाइपरथर्मिया, अगर उसको ज्यादा फीवर है तो उस हिसाब से हम उसकी हाइड्रेशन मेंटेन करके रखेंगे, उसको ओवरऑल यही देंगे कि फीवर की हमने मैनेजमेंट दे दी, या फिर उसका जो वहाँ पे इचिंग है उसके लिए हमने मेडिकेशन दे दी। और रिस्क फॉर हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन का रिस्क होता है, क्योंकि वो पेशेंट्स पहले से भी उसकी बॉडी में एक हम कहते हैं ना फ्लूइड फिल जोस्टर बन जाते हैं। उसके अलावा हम क्या है कि उसको फीवर होता है, तो ये दोनों चीजें क्या करती है, लीड करवाती है डिहाइड्रेशन को। पेशेंट्स लेथार्जिक होगा, वीक होगा, हेडेक उसको होगा। उसके अलावा ओवरऑल पूरी बॉडी या स्किन में इचिंग्स या फिर रेडनेस होगी, उसकी वजह से उसको पेन भी हो सकता है और फीवर होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रिस्क ना हो सके। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशंस, इन तीनों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है कि अगर किसी पेशेंट को चिकन पॉक्स हो गया है तो नर्स उसको किस तरीके से मैनेज करेगी ताकि उसके सिम्टम्स या फिर कंडीशन है वो ज्यादा सीवियर ना हो सके। और उसके अलावा अगर नहीं हुआ है किस पेशेंट को, तो फिर उसको हम प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं इस वायरस से। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी को हो गया है, सीवियर कंडीशन है, तो उसके लिए प्रिवेंशन कौन कौन सी होती है वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, द आइसोलेट पेशेंट्स एयरबोन्स एंड कॉन्टेक्ट द प्रिकॉशंस। ये क्या है कि नर्स सबसे पहले क्या करती है, जिस पेशेंट को चिकन पॉक्स हो गया है उस पेशेंट को दूसरे लोगों से स्प्रेड कर देती है, आइसोलेट कर देती है, अलग रखती है। ठीक है, उसके अलावा ताकि वो दूसरों को भी काज ना करवा सके। उसके अलावा क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयरबोर्न है, तो एक बंदे से दूसरे बंदे में चला जाता है, तो इसलिए क्या है कि उस पेशेंट को आइसोलेट करके रखती है। उसके अलावा मेंटेन स्किन हाइजेनिक एंड, ये क्या है कि नील्स और स्किन की हाइजेनिक पे मेंटेन करके रखती है ताकि उसको जो है ना ज्यादा से ज्यादा उसके रैशेस बढ़े ना। ठीक है, इसके अलावा अप्लाई करती है क्लेमिन लोशंस। उसके अलावा इनकरेज ओरल फ्लूइड, ज्यादा से ज्यादा उसको पानी के लिए इनकरेज करती है। और उसके अलावा ओवरऑल मॉनिटर करती है उसका टेम्परेचर। ये सारे क्या है कि उस पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इनको क्या है रिजॉल्व करती है। जो नर्स होती है वो अपनी केयर देके इन सिम्टम्स को कम करती है ताकि वो पेशेंट्स एक कंडीशन, अच्छी कंडीशन में वो चला जाए। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेट एंटीपैलेरिक ड्रग्स देती है, अवॉइड फर्दर एस्प्रिन, और अवॉइड करती है एस्प्रिन को। और एंटी जो पैलेरिक ड्रग्स होती है जो फीवर के लिए देती है ताकि उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो कम हो सके। ठीक है, इसलिए क्या है कि वो ड्रग्स देती है। ओवरऑल नर्सिंग मैनेजमेंट में यही होता है कि इंकरेज करना फ्लूइड के लिए, आइसोलेट करना पेशेंट को, उसके अलावा बॉडी लोशन देना जिससे उसकी इचिंग कम हो सके। उसके अलावा जो भी है ना एडमिनिस्ट्रेट करती है ड्रग्स ताकि उसका फीवर कम हो सके। ये सारी चीज़ें क्या करती है, नर्स करती है। और उसके अलावा प्रिवेंशन की हम बात करते हैं, जो वैक्सीन होती है, वेरिजोआ वायरस की एक वैक्सीन होती है जिसमें हम बात करते हैं चिकन पॉक्स वायरस की वैक्सीन। तो प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, फर्स्टली प्रिवेंशन में हम वैक्सीन देते हैं उस पेशेंट को। अगर किसी को नहीं हुआ है या फिर पेशेंट्स है तो उसको सबसे पहले चिकन पॉक्स की वैक्सीन देते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हैंड हाइजीनिक, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्शन पर्सन। और हम उसको बोलेंगे कि जो इन्फेक्शन पर्सन है उससे कांटेक्ट ना करे, अवॉइड करे। और उसके अलावा क्या करेंगे, हम उसको हाइजीनिक की एजुकेशन देंगे ताकि वो खुद को हाइजीनिक रखे और उसको कोई वायरस इफेक्ट ना कर पाए। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसकी वजह से क्या है कि ये इफेक्ट हमारे रेस्पिरेशन पे भी करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल इसमें जो कंडीशन आती है वो क्या है कि इसकी वजह से जो दूसरे भी इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि हमारा जो
सिस्टम है वो एक कंडीशन की वजह से वो सिस्टम खराब हुआ होता है, तो उसकी वजह से फीवर ये सारे कंडीशन आती है। इसकी वजह से जो वायरल से बैक्टीरियल डिजीज भी इसकी सेकेंडरी हो सकती है, जिसमें हम कहते हैं ना कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकती है। जिसमें अगर हम बात करें वायरल डिजीज की, वहां से बैक्टीरियल डिजीज होना तो उसमें मोस्टली आता है कि नमोनिया हो गया, एनसेफेलाइटिस, ये दोनों डिजीज मोस्टली होती है चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को, क्योंकि एक रेस्पिरेशन पे इफेक्ट करती है और एक ब्रेन पे इफेक्ट करती है। ओवरऑल ये दोनों कंडीशन आ जाती है उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं सेकंड डिजीज जो हमारी है उसको, उसमें आ जाता है लेप्रोसी के। लेप्रोसी हम किसे कहते हैं, या फिर इसका सेकंड जो नाम है वो है हेसेंस डिजीज, जिसमें क्या होता है कि ओवरऑल इसमें क्या है, लेप्रोसी इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्रोस। जो भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रोस होता है वो क्या करवाता है कि इस डिजीज को काज करवाता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, क्रोनिक इन्फेक्शन जो जल्दी से पता नहीं चलता है। क्रोनिक 12 साल से लेके, मतलब 6 मंथ से लेके हम कह सकते हैं 10-12 साल तक इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही बड़ा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक क्रोनिक इन्फेक्शन है। इसमें माइको जो बैक्टीरियम लेप्रोसी होता है वो इफेक्ट करता है स्किन पे, और उसके अलावा पेरिफेरल जो नर्व होती है उन दोनों पे ये इफेक्ट करता है, स्किन पे और पेरिफेरल नर्व पे। ये क्या है कि एक म्यूकोसा ट्रांसमिटेड बाय द प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टेक्ट। अगर किसी को प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टेक्ट किसी के साथ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ किया हुआ है तो फिर इसको क्या है कि जो पेरिफेरल नर्व, या फिर हम बात करते हैं कि उसके थ्रू ये एक म्यूकोसा ट्रांसमिट होता है, उसके थ्रू ये प्रोलॉन्ग अगर क्लोज कॉन्टेक्ट है तो फिर उसके थ्रू ये क्या है कि उस पेशेंट को होती है। अगर कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है उसको हो गई है तो उसको पता जो चलेगा वो बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद उसको पता चलेगा। उसके अलावा इसमें पेरिफेरल नर्व और स्किन दोनों इफेक्टेड हो जाती है। अगर हम बात करते हैं काज की, तो काज कौन करवाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोस वो काज करवाता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टेक्ट नोजल ड्रॉपलेट। ये एक नोजल ड्रॉपलेट के थ्रू क्या है ट्रांसमिट होती है, तो उसके थ्रू ट्रांसमिट होने के बाद जो है ना हमें पता जो चलता है वो बहुत ज्यादा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, तो हमें जल्दी पता नहीं चलता है इसके बारे में। और बैक्टीरिया इसको काज करवाता है, ठीक है, उसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है। ठीक है, इसके अलावा अगर साइन और सिम्टम या फिर नर्सिंग डायग्नोस की बात करते हैं तो लेप्रोसी पेशेंट में क्या होते हैं कि सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो हाइपोपिगमेंटेड पेजेस वहां पे बन जाते हैं, जहां पे अगर स्किन हम कह रहे हैं कि इफेक्टेड होती है तो वहां की स्किन पे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस बन जाना, और उसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन, वहां का जो एरिया होता है, मसल्स होता है, उनमें सेंसेशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि नर्व डैमेज होती है। उसकी वजह से क्या है उस पेशेंट की लॉस ऑफ सेंसेशन लॉस हो जाती है उस एरिया की। उसके अलावा मसल वीक हो जाते हैं, जहां पे भी ये इफेक्ट हुआ है वहाँ के जो पेरिफेरल मसल्स होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोस की, तो नर्सिंग डायग्नोस में हम देखते हैं इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन उसकी इम्पेयर्ड हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमें क्या है कि पता चल जाता है कि अगर नर्व डैमेज होती है तो उसके साथ साथ सेंसरी जो परसेप्शन होती है वो भी उसकी पेशेंट की कम हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि नर्व पे इफेक्ट कर रहा है, तो हम सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए उसकी सेंसरी इंप्रेशन देखेंगे, ठीक है, परसेप्शन देखेंगे, रिस्क फॉर इंजरी देखेंगे कि अगर इसकी जो नर्व है वो इम्पेयर्ड हुई है तो उसकी वजह से कौन सी इंजरी हो सकती है इस पेशेंट को। उसके अलावा स्पेशल आइसोलेशन, हम इस पेशेंट को स्पेशली आइसोलेट करते हैं दूसरे पेशेंट से, ताकि ये बैक्टीरिया किसी और को इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन की, कि वो जो जिसको भी लेप्रोसी हो गया है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है और उसकी प्रिवेंशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे मल्टी ड्रग्स थेरापी। इसमें क्या है कि मल्टी ड्रग्स थेरापी देते हैं, स्किन के लिए अलग, नर्व के लिए अलग, ताकि वो क्या है कि उसका जो कंडीशन है वो सही से हो सके। स्किन एंड नर्व केयर, स्किन की और नर्व दोनों की हम केयर करते हैं, ताकि जो नर्व डैमेज हो गई है वहां पे हम क्या करेंगे, फिजिकल थेरापी देंगे, फिजियोथेरापी देके उसको पेशेंट को वहां की नर्व एक्टिव करवाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करेंगे अब उसकी डिजीज के बारे में और उसके जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में, और उसके अलावा उसकी एक्टिविटीज के बारे में और ओवरऑल हाइजीनिक के बारे में हम उसको
बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पेशेंट्स बहुत ही एक हम कहते हैं ना कि है ना इमोशनली वीक हो जाता है, उस पेशेंट को क्या है कि साइकोलॉजिकली हम सपोर्ट करेंगे, जिसको क्या है कि लेप्रोसी हो गया है उस पेशेंट को। प्रिवेंशन में बात करते हैं, अर्लीस्ट डायग्नोस अगर हो गया है लेप्रोसी तो फिर वो क्या है कि उसका ट्रीटमेंट भी हम जल्दी कर सकते हैं। अगर उसको लॉन्ग टर्म या फिर क्रोनिक हो गया तो उसकी हम ट्रीटमेंट सही से नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। पर्सनल हाइजीनिक उसको हम क्या करेंगे कि एक प्रिवेंशन में क्या है मोस्टली अर्लीस्ट डायग्नोस हो जाए, पर्सनल हाइजीनिक हो, या फिर हम कहते हैं कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग हो। जिस भी पेशेंट को हुआ है वो क्या है कि वो दूसरों से अलग रहे, उसकी टेस्ट करवाए, ये सारी क्या है एक प्रिवेंशन में चीजें आ जाती है कि उसकी वजह से दूसरे इफेक्टेड ना हो सके। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में बात करते हैं, डिफॉर्मेटिंग्स, इसमें माइलिन शीट होती है वो डिफॉर्मेटेड हो जाती है। और उसके अलावा हम बात करते हैं परमानेंट नर्व डैमेज, जहाँ पे भी वो पेरिफेरल नर्व इफेक्ट हुई है वो परमानेंट डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये क्रोनिक हो गई तो फिर वो रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिसेबिलिटी, ये तीन इसमें मोस्टली हम कहते हैं ना कि साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, जो अगर इसको सही से या ये कंडीशन क्रोनिक हो गई है कॉम्प्लिकेशन ये तीनों जरूर आएंगे कि नर्व प्रॉपर डैमेज हो जाएगी, नर्व काम नहीं करेगी, डिफॉर्मिटीज हो जाएगी, डिसेबिलिटी उस पेशेंट को हो जाएगी पेरिफेरल साइड पे, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं एंथ्रेक्स डिजीज को कि एंथ्रेक्स क्यों होती है और कहाँ इफेक्ट करती है और कौन सी डिजीज है। एंथ्रेक्स इज अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंथ्रेक्स एक अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो बैक्टीरिया काज करवाता है वो बेसिलस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है जो काज करवाता है, ठीक है। एंथ्रेक्स को इसमें क्या होता है कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, स्किन कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं उनके साथ स्किन कॉन्टेक्ट हो जाए तो उससे क्या है कि ये ट्रांसमिट होती है बॉडी में और काज करवाती है इन्फेक्शन, ठीक है। और उसके अलावा इफेक्ट स्किन, लंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो जीआई ट्रैक्ट होता है वहां पे, और जो लंग्स या फिर हम बात करते हैं कि यहाँ स्किन पे इफेक्ट करती है, ठीक है। ये बेसिलस जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है वो काज करवाता है। और उसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कॉन्टेक्ट विथ द इन्फेक्टेड एनिमल, जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वेस्ट, उनके जो कांटेक्ट के से है ना एक पर्सन से जो ट्रांसफर होती है एनिमल्स जो वेस्ट होता है उससे, ठीक है, पर्सन को। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या था कि ये इफेक्ट तो करती है लंग्स पे, स्किन पे और जीआई ट्रैक्ट पे। और उसके अलावा बेसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो काज करवाता है ओवरऑल। और उसके अलावा जो इफेक्ट होता है कि वो क्या है कि उसका एक इसमें लंग्स भी इम्पेयर्ड होते हैं, रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं, स्किन होती है और उसके अलावा जीआई सिस्टम होता है। उसके बाद बात करते हैं साइन और सिम्टम और नर्सिंग डायग्नोस की। तो सिंपली हमें पता है कि स्किन पे या फिर लंग्स पे इन पे इफेक्ट होता है तो मोस्टली जो स्किन पे क्या है कि अल्सर बन जाती है और ब्लैकिश स्पॉट ताकि वहां पे अल्सर हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीवर होता है, रेस्पिरेशन में बात करते हैं क्योंकि लंग्स भी इफेक्टेड होते हैं, रेस्पिरेशन इफेक्टेड होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इनहेलेशन में क्या है कि तकलीफ हो सके, ये सारी क्या है उसमें सिम्टम्स। अगर जीआई की बात करते हैं कॉन्स्टिपेशंस, उसके अलावा इन्फेक्शन है तो फिर फीवर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और उसके अलावा वोमिटिंग, ये सारे उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। इंटेस्टाइनल अगर प्रॉब्लम है तो जीआई में, तो ये सारी क्या है कि इसके सिम्टम्स होते हैं। और उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोस की बात करते हैं, रिस्क फॉर द सेप्सिस, इसमें के सेप्सिस होने के रिस्क होते हैं। उसके अलावा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, और स्किन की इंटीग्रिटी भी क्या है इम्पेयर्ड होती है, जो नॉर्मल इंटीग्रिटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है क्योंकि हमें पता है ये स्किन पे अल्सर कर देता है, तो उससे क्या है स्किन की इंटीग्रिटी भी कम हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती है, ठीक है। अगर एंथ्रेक्सिक हो गया है किसी पेशेंट को तो उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी या फिर उनको प्रिवेंट किस तरीके से किया जाएगा, तो ये डिस्कस करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में यही होगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे उस पेशेंट को
उसको आइसोलेट करके रखेंगे, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेट करेंगे एंटीबायोटिक, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सही हो सके, जो स्किन पे अल्सर है वो किसी और को ट्रांसमिट ना हो, इसलिए हम उसको आइसोलेट करके रखते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं वाउंड के, जो जख्म है उसकी केयर करेंगे, ज्यादा वो क्या है कि वाउंड ज्यादा ना हो उसकी वजह से और ज्यादा स्किन खराब ना हो, ठीक है। उसके अलावा मॉनिटर वाइटल साइन उसके जो मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि लंग्स भी इफेक्टेड हो जाते हैं और जीआई सिस्टम भी इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से जीआई की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन ये सारी कंडीशंस, उसके अलावा फीवर इन्फेक्शन हो गया तो फीवर, और जो लंग्स में बात करते हैं रेस्पिरेशन चेंज हो जाती है, इसलिए हम ओवरऑल चेक करते हैं, जिसमें टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन, पल्स, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं उस पेशेंट की। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैनेज जो प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन में यही आ जाता है कि एनिमल वैक्सीनेशन करेंगे, और उसके अलावा प्रोटेक्टिव जो क्लॉथ है वो प्रोटेक्टिव पहनेंगे, ताकि वहाँ का कोई भी ऐसा इफेक्टेड चीज हमें ना लगे और हम प्रिवेंट हो सके, ठीक है। और उसके अलावा अवॉइड इन्फेक्टेड एनिमल, जो एनिमल इन्फेक्टेड है उसको अवॉइड कराएंगे, मीन्स के उससे दूर रहेंगे या फिर उसको अलग ही रखेंगे, ताकि लोग उससे इफेक्टेड ना हो। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, सेप्टिसीमिया हो जाता है, मीन्स के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके अलावा डेथ भी हो सकती है सेप्टिसीमिया की वजह से। तो ये क्या है कि ये एक सीरियस कंडीशन बन सकती है अगर इसको सही से हमने ट्रीट ना किया या फिर हमने इसकी प्रिवेंशन ना की, तो फिर ये क्या है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करवा सकती है। उसके बाद बात करते हैं सर्स की, कि सर्स क्या है। और सर्स एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जिसमें मोस्टली होता क्या है कि सर्स इज अ सीवियर वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है। सर्स एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है जो सीरियस कंडीशन बना देता है, ठीक है, एक्यूट है बट सीरियस है। काज बाय द कोविड वायरस, जो कोरोना वायरस होता है वो क्या करवाता है, काज करवाता है सर्स को, और स्प्रेड होता है थ्रू द ड्रॉपलेट एंड क्लोज कॉन्टेक्ट। अगर ड्रॉपलेट या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं करेक्टराइज बाय द हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें मोस्टली हमने देखा है, और कफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मोस्टली ये सर्स के सिम्टम्स होते हैं। जो इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो फीवर होना, उसके अलावा हाई ग्रेड फीवर, कफ, उसके अलावा क्या है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है। उसके अलावा काज की बात करते हैं, कोरोना वायरस काज करवाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइन और सिम्टम्स या फिर नर्सिंग डायग्नोस की। साइन और सिम्टम्स में मोस्टली हाई ग्रेड फीवर होना, ड्राई कफ एंड डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ड्राई कफ, और ये तीनों मोस्टली साइन और सिम्टम्स होते हैं उस पेशेंट में। उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोस की बात करते हैं तो उसमें क्या है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो जाती है, तो वो हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को क्या हुआ है। उसके अलावा हाइपरथर्मिया, उसको हाई ग्रेड फीवर होगा, उससे भी हम क्या करेंगे, डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट को क्या है। उसके अलावा बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में स्ट्रिक्टली आइसोलेट करेंगे उस पेशेंट को, क्योंकि हमें पता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इफेक्ट होगा, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई थी, ये पेंडेमिक था, ठीक है। और तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें कोविड का जो आइसोलेशन, स्ट्रिक्टली आइसोलेट करते थे हम पेशेंट को। उसके अलावा ऑक्सीजन थेरापी देते थे, और मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस उसका मॉनिटर करते रहते थे, ताकि उसको जो ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसकी वजह से साइनोसिस ना हो, पेशेंट की डेथ ना हो सके। तो इसलिए ये हम क्या करते थे, प्रिवेंशन में रखते थे, उसके लिए मॉनिटर करते थे, मेंटेन करते थे उसकी हाइड्रेशन, मॉनिटर करते थे उसका रेस्पिरेटरी जो भी स्टेटस है उसको, ताकि वो पेशेंट से ज़्यादा डिहाइड्रेशन में ना जाए, उसके अलावा इतना इफेक्ट ना हो। प्रिवेंशन की बात यही करते हैं कि मास्क यूज, हैंड हाइजीनिक, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट्स, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट है वो यूज करना, हैंड हाइजीनिक, और उसके अलावा मास्क यूज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वैक्सीन, वो भी एक प्रिवेंशन थी कोविड की, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन में, तो इसमें क्या है कि मोस्टली रेस्पिरेटरी फेल, उसकी वजह से डेथ हो जाती थी। रेस्पिरेटरी इस तरीके से फेल होती थी क्योंकि डिफिकल्टी होती थी रेस्पिरेशन में, उसकी वजह से क्या है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। अगर सीवियर कंडीशन किसी पेशेंट को हो जाती है तो उसकी रेस्पिरेटरी फेल हो जाती थी। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक